हे एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सब में कोई ना कोई फ्लूइड होता है जो सर्कुलेट करता है बॉडी में। सर्कुलेट मतलब मूव करता है बॉडी में, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कुछ सब्सटेंस को एक जगह से पिकअप करना और दूसरी जगह तक पहुँचाना। जैसे कि उस सब्सटेंस में क्या क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब अपने से तो नहीं मूव करेंगे ना, इनको मूव करवाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो ये काम फ्लूइड्स ही करते हैं और ये हम लोगों के हर एक सेल तक पहुंचते हैं, चाहे वो हमारा हेड का सेल हो चाहे पैर का सेल हो, हर जगह तक ये पहुंचते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इन फ्लूइड्स में ये फ्लूइड किस चीज़ का मिलके बना हुआ है उस चीज़ के बारे में देखेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। पर अब इस चैप्टर में और अंदर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग का बहुत गैप हो गया मतलब ये वाला लेक्चर आने में, तो हम कुछ एक्चुअली आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ की तैयारी कर रहे थे। तो वो चीज़ क्या है? वो एक सरप्राइज़ है और वो हम रिवील करेंगे संडे को 2 अगस्त। ठीक है, 2 अगस्त संडे को शाम को 7:30 बजे। ठीक है, टाइम फिक्स है 7:30 बजे। और लेट मत करना इस चीज़ में। जो चीज़ हम रिवील करने जा रहे हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है, तो अगर लेट हुआ तो हो सकता है कि आप मिस कर जाओ, तो लेट बिल्कुल मत करना। ठीक है, 7:30 मतलब 7:30 बजे एकदम अभी से ही अलार्म लगा के रख लो कि 2 अगस्त को शाम 7:30 बजे एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो अभी उसको सरप्राइज़ ही रखने देते हैं, हम लोग अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द बॉडी। यहाँ पे दे रखा है कि ट्रांसपोर्ट का नीड क्यों है, पर ये जो चीज़ यहाँ पे दे रखा है ना, इसको फिर से रिपीट किया गया है और इसी लेक्चर में हम लोग उसको फिर से पढ़ने वाले हैं। तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। जहाँ पे फिर से रिपीट किया गया वहाँ पे और अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया, मतलब इसको और अच्छे तरीके से बताया गया, तो हम लोग वहीं पे देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इस वाले सेक्शन को छोड़ते हैं। फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, हम लोग के बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड होते हैं? तो ब्लड तो हम लोग सबको को पता ही है कि ब्लड होता है। हम लोग कहीं पे भी कहीं पे भी बॉडी में कट लगता है तो ब्लड तो निकलता ही है। तो ब्लड के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो ब्लड कहाँ से? हार्ट में से होता है, हार्ट में हम लोग का ब्लड प्रेजेंट होता है। फिर कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में होता है ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन सब के बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे। तो कैपिलरी क्या है? कैपिलरी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कैपिलरी एकदम फाइन होता है, जैसे आर्टरी या वेन आ रहा है ना, जैसे सपोज ये आर्टरी आ रहा है और ये एकदम डिस्ट्रीब्यूट होके एकदम पतला पतला इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी हर एक टिश्यू के हर एक सेल तक पहुंच के ब्लड का सप्लाई वहाँ तक करवाता है। ठीक है, तो ब्लड तो हम लोग समझ गए ब्लड कहाँ कहाँ मूव करता है। हार्ट में मूव करता है और ब्लड वेसल्स में मूव करता है। ब्लड वेसल में क्या क्या आता है? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। ठीक है, अब टिश्यू फ्लूइड्स। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? जैसे कि मान लो 2 सेल है। ठीक है, ये 2 सेल है, ये 2 सेल के बीच में जो गैप है इसमें जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ओके, और उसके बाद फिर लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड है। लिम्फ किस में फ्लो करता है? लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में। जैसे ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स में फ्लो करता था, वैसे लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? लिम्फेटिक ऑर्गन्स में स्प्लीन और टॉन्सिल आता है। ओके, स्प्लीन और टॉन्सिल आता है। अब यहाँ पे जो 3 प्रिंसिपल फ्लूइड्स है इनको ज़रा डायग्राम के थ्रू दिखाया गया, तो डायग्राम हम लोग देखते हैं। ये रहा डायग्राम। तो पहले हम लोग ब्लड वाला सेक्शन को समझते हैं इस वाले डायग्राम से। तो यहाँ पे देखो, ये हार्ट हुआ, यहाँ पे हार्ट है। अब यहाँ देखो, जो वेसल हार्ट से दूर जाता है उसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। तो देखो ये हार्ट से निकल के ब्लड को दूर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, ये वाला चीज़ जो है, ये वेसल, इसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग को ब्लड कैपिलरीज लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई टिश्यू होगा,
तो टिश्यू में तो सीधा सीधी आर्टरी नहीं घुसेगा ना, आर्टरी खुद को पतला करेगा, कैपिलरीज में कन्वर्ट करेगा, फिर टिश्यू के अंदर घुसेगा। अब ये देखो, अब ये जो टिश्यू से जब निकला, ये जब टिश्यू से ब्लड निकल रहा है तो फिर ये हार्ट की तरफ जा रहा है। तो अब इस वाले वेसल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेन्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वेन्स। अब देखो ये वेन गया हार्ट में, अब यहाँ पे देखो हार्ट से फिर ये लंग्स की तरफ जा रहा है, मतलब हार्ट से दूर जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। फिर हार्ट से ये दूर जा रहा है तो फिर इसका नाम देखो पल्मोनरी आर्टरी, फिर से यहाँ आर्टरी वर्ड आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये अब देखो ये लंग्स में गया, लंग्स से फिर निकल के आ रहा है, लंग्स से निकल के आ रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है। अब जब फिर ये हार्ट की तरफ इंटर कर रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे वेन। ठीक है, और बहुत बार ना बुक में ऐसा भी लिखा रहता है आर्टरीज जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये बोलना गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला जो आर्टरी है जो रेड कलर से हम लोग को दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब ये देखो ये वेन, वेन में लिखा हुआ होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ब्लू कलर से जो डिनोट हो रहा है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है और यहाँ पे वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा था। तो इसीलिए हम लोग क्लियर कट ऐसे नहीं बोल सकते कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लड वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं टिश्यू वाला सेक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ टिश्यू फ्लूइड लिखा हुआ है, जो दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड मूव करता है उसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। और ये देखो ये लिम्फेटिक सिस्टम को दिखाया गया है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये लिम्फ है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स है ये, और लिम्फ डक्ट। तो इस तरीके से मेनली 3 फ्लूइड हो गया हम लोग का बॉडी में। पहला तो ब्लड हो गया, दूसरा लिम्फ हो गया, और दूसरा लिम्फ हो गया, तीसरा फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 चीज़ लिखा हुआ है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या चीज़ है, हम लोग में मतलब ह्यूमंस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। क्लोज क्यों, क्योंकि देखो हार्ट से कैपिलरीज के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड मूव कर रहा है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड मूव करता है, तो इसीलिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ। लेकिन इंसेक्ट्स में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों, क्योंकि जैसे कि इसका जैसे कि हम लोग का पूरा तरीके से क्लोज्ड है, हम लोग का सिर्फ जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर मूव करता है, आर्टरी या वेन या फिर हार्ट ऐसे मूव करता है। लेकिन जो इंसेक्ट है उसमें बॉडी का सेल्स में भी वो चला जाता है, मतलब ओपन हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके का कोई वेसल उसमें डिफाइन नहीं होता कि वेसल के अंदर ही ब्लड मूव करेगा, इसलिए उन लोगों पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब यहाँ पे कलर डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टरीज को रेड कलर से डिनोट, हम लोग जो अभी डायग्राम देखे थे उसमें देखे थे आर्टरी को रेड से डिनोट किया था और वेन्स को ब्लू से। तो यहाँ पे रेड या ब्लू से डिनोट करने का मतलब ये नहीं कि आर्टरी रेड कलर का होता है और वेन्स ब्लू कलर का होता है। यहाँ पे बस बुक में डिफरेंस दिखाने के लिए ये कलर दिया गया है। असलियत में ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई कलर डिफरेंस नहीं होता है। जबकि देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, और जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, वो डार्क रेड कलर का होता है, ना कि ब्लू कलर का। ओके, अब यहाँ पे नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स तो हम लोग देख लिए, ये बस ऐसे एक बार देख लो। साइनोवियल फ्लूइड नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ये कहाँ पे होता है, जैसे कि जो बोन्स है, जो सपोज ये 2 बोन्स है, ये 2 बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। जैसे कैसे हम लोग बाइक वगैरह में ऑयल डालते हैं ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, तो वैसे ही हम लोग का बोन्स के बीच में भी ऑयल होता है ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। उसके बाद फिर विट्रस ह्यूमर, ये आँखों में होता है, ये वाला, ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं होता, ये आँखों में होता है, आँखों में ही रहता है और कहीं नहीं जाता है इस तरीके से। पर इसको अभी रटने का ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड हम लोग देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है नेवर स्टेशनरी, मतलब ब्लड रुका हुआ नहीं रहता है।
ब्लड मूव करते रहता है। कलर इसका कैसा होता है, ब्राइट रेड और डार्क रेड होता है। किस केस में होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। वॉल्यूम हम लोग के ब्लड में हम लोग का बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, 5 से 6 लीटर। ओके। टेस्ट इसका थोड़ा नमकीन होगा और इसका pH 7.3 से 7.45 के बीच में होगा। इसका मतलब कि ये बेसिक है। केमिस्ट्री में हम लोग pH पढ़े हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में हम लोग pH पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 से जो नीचे होता है, 7 से नीचे वाला वैल्यू मतलब एसिडिक और 7 से ऊपर वाला वैल्यू मतलब कि बेसिक। ठीक है, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ये हल्का सा बेसिक है। 7.3 हल्का सा बेसिक है। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड देखते हैं। 2 मेन फंक्शन होता है ब्लड का, पहला ट्रांसपोर्ट और दूसरा प्रोटेक्शन। तो इससे पहले हम एक तो पेज दिखाए थे ना जिसमें था फंक्शन ब्लड का, उसको हम बोले थे कि हम लोग इसको आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। तो पहला चीज़, डाइजेस्टेड फूड को बॉडी मतलब ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि हम लोग का जो स्टमक और इंटेस्टाइन वाला रीजन है, वहाँ पे मेनली डाइजेशन होता है और हम लोग मतलब फूड जो है न्यूट्रिएंट्स में टूटता है, विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल सॉल्ट, ये सब में टूटता है। तो पर वो सब जो चीज़ ग्लूकोज वगैरह जो भी टूटा वो सिर्फ हम लोग के स्टमक और इंटेस्टाइन में तो नहीं रहता, सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। हम लोग को ब्रेन्स तक में जाता है, ब्रेन को भी तो चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज वगैरह काम करने के लिए, तो वहाँ तक जाता है। तो वहाँ तक जाता कैसे, तो ब्लड, यहाँ पर ब्लड का काम आया। ब्लड क्या करेगा, एलिमेंट्री कनाल मतलब वही हम लोग को स्टमक वाले रीजन को ये बोल रहा है। एलिमेंट्री कनाल से टिश्यूज़ तक पहुँचाएगा। टिश्यूज़ मतलब कि सारा बॉडी का टिश्यू के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड कहाँ से कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कनाल से टिश्यूज़ में, सारे बॉडी के। तो इसको करता कौन है, इसको ब्लड करता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं मेनली, और फिर वो जाता है ऑक्सीजन लंग्स में। फील करने की कोशिश करो, सांस लो, गया लंग्स में। अब लंग्स में जो ऑक्सीजन गया, वहाँ से ब्लड जो ऑक्सीजन को उठाया लंग्स से और कहाँ तक पहुँचाएगा, सारे टिश्यूज़ में पहुँचाएगा। थर्ड नंबर है, अच्छा थर्ड नंबर जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसको यहाँ पे शॉर्टकट में HB से डिनोट किया गया है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है, और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव करता है, टिश्यूज़ तक जाता है। टिश्यू में जब पहुँचता है फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है और फिर से हेमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का एरो देखो, ऐसे भी है और ऐसे भी है, मतलब कि रिवर्सिबल है। मतलब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। ये काम कहाँ हो रहा है, एक मिनट रुको देखो। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कहाँ पे मिल रहा है, लंग्स में, और ये हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो मिला हुआ है वो टूट कहाँ पे रहा है, ये टिश्यूज़ में टूट रहा है। टिश्यूज़ में टूट रहा है, ऑक्सीजन चल जा रहा है टिश्यू में, फिर हेमोग्लोबिन वापस अपना नॉर्मल ब्लड वेसल्स में मूव करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करे, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में बनेगा। ठीक है, टिश्यूज़ से लंग्स में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि ब्लड जो है टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है लंग्स तक और फिर लंग्स से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे तो हम लोग देख रहे थे ऑक्सीजन के केस में कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी हेमोग्लोबिन लेके जाता है, मगर बहुत कम अमाउंट में। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा के थ्रू मूव करता है। और ब्लड प्लाज्मा क्या होता है हम लोग थोड़ी देर में अभी देखेंगे। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ना उसको हम लोग ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। मतलब ब्लड से RBC, WBC, प्लेटलेट्स हटा दो तो जो बचता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं हम लोग। पर यहाँ पे हमको एक बात इंपॉर्टेंट बताना है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके जो चीज़ बनता है उसको हम लोग कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। इसको हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ये दोनों टर्म काफ़ी मिलते जुलते हैं। जब हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है ना तब कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, मगर जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात ध्यान रखना। ये सब अच्छा, ये सब जो हम मार्क करके रखे ना पहले से, उसको ज़रूर मार्क कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना एग्ज़ाम से जस्ट पहले
पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे जैसे जो जो चीज़ मार्क किया हुआ है वो देख लेते हैं ना हम लोग, तो एक तो रिवीजन फास्ट हो जाएगा और एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम लोग कर भी पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो चीज़ हम लोग के बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, टिश्यू में फॉर्म होगा। टिश्यू से कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, जहाँ पे लीवर उसको प्योरीफाई करता है। किडनी में जाता है, किडनी में फिर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है किडनी उसको अलग करता है, फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। स्किन में जाता है, स्किन भी स्वेट के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल निकाल देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स, तो ब्लड और क्या काम करता है, हार्मोन्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड का और क्या काम है, प्रोटेक्शन बाय ब्लड प्रोटेक्ट। अभी तक हम लोग क्या देखे, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। अभी तक हम लोग सारा ट्रांसपोर्ट वाला काम देखे थे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखे हैं, फिर डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट देखे हैं, फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट देखे, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट देखे, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखे। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन बाय ब्लड कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला क्लॉट क्या है, जब हम लोग का कहीं पे कट लग जाता है तो देख रहा खून जम जाता है थोड़ी देर में, उसको ही हम लोग बोलते हैं क्लॉट। पर क्लॉट का क्या, क्लॉट क्यों होता है, सोच के देखो। अगर क्लॉट नहीं होगा तो हम लोग का खून एक तो लगातार बहते जाएगा, हम लोग को ब्लड में मतलब हम लोग का ब्लड ही ख़त्म हो जाएगा बॉडी में, तो फिर हम लोग डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि फर्दर लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता है। दूसरा बात, द एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म, इसको भी प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, तो जो क्लॉट है, क्लॉट क्या प्रिवेंट कर दिया, जर्म्स को घुसने नहीं देगा। अब जैसे कि कहीं पे हम लोग का बॉडी में कट लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बैक्टीरिया वायरस हम लोग का बॉडी में डायरेक्टली घुस जाए। तो लेकिन अगर क्लॉट हो गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है, तो फिर वहाँ पे एक लेयर बन जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया वायरस उसमें से नहीं इंटर कर पाता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन बाय ब्लड में तो ये पहला पॉइंट देखें हम लोग। दूसरा पॉइंट देखते हैं, WBC प्रेजेंट होता है हम लोग का ब्लड में, है ना। वो क्या करता है, हम बैक्टीरिया को खा जाता है, इनगल्फिंग बैक्टीरिया। जैसे सपोज यहाँ पे बैक्टीरिया है, चलो बैक्टीरिया को थोड़ा डिफरेंट कलर से शो करते हैं, रेड कलर से शो करते हैं बैक्टीरिया को। ये बैक्टीरिया है सपोज, और ये सपोज हम लोग का WBC है। ठीक है, तो WBC क्या करेगा, ये पहले ऐसे, अब ये इस तरीके से अपना शेप चेंज करेगा और इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगा, और इस तरह से खा गया बैक्टीरिया को, WBC ख़त्म कर दिया बैक्टीरिया को, है ना। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोड्यूसेस एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीबॉडीज विच न्यूट्रलाइजेज द पॉइजनस सब्सटेंस और किल द जर्म विच इंटर द बॉडी। एक तो हम लोग देखें कि WBC बैक्टीरिया को डायरेक्टली खा जा रहा है। दूसरा काम क्या कर सकता है, दूसरा काम ये कर सकता है कि जैसे सपोज कोई भी जर्म आया, ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस जो भी आया, उसको मारने के लिए, उस जर्म को मारने के लिए हम लोग का ब्लड कोई चीज़ बनाया जो उसको मार दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। यहाँ पे बॉडी मतलब क्या हो गया, जैसे जर्म का हो गया बॉडी, उस बॉडी के खिलाफ ये एक्ट कर रहा है, तो एंटी मतलब खिलाफ होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या करेगा, जर्म को मारेगा। अच्छा, अब ये जर्म क्या कर सकता है, जर्म जरूरी तो ना कि जर्म एक एक सेल में जाके उस सेल को डैमेज करे। जर्म ऐसा भी तो कर सकता है कि कोई पॉइजनस चीज़ रिलीज़ कर दे, कोई पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज़ कर दे। तो उस केस में क्या होगा, वो जो एंटीबॉडी बना है ना, वो एंटीबॉडी क्या करेगा, उस पॉइजनस सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज़ करेगा, जो जहरीला चीज़ बना उसको न्यूट्रलाइज़ करेगा। तो उस केस में वैसा एंटीबॉडी को हम लोग एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिन मतलब जहर, और एंटी मतलब कि अगेंस्ट। तो जो चीज़ जहर के खिलाफ काम करती है उसको हम लोग एंटीटॉक्सिन बोलेंगे, और जो सीधा सीधी जर्म के खिलाफ काम करती है उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलेंगे। ठीक, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड प्लाज्मा वर्ड अभी थोड़ा देर पहले आया था, तो यहाँ पे देखो ब्लड मेनली दो चीज़ का मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स। तो प्लाज्मा में फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, और प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55 to 60% होता है। सेकेंड, सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, रेड वाइट सेल्स यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, और ये तीनों मिलकर कितना परसेंट बनाते हैं ब्लड का, 40 to 45%। अब ज़रा प्लाज्मा को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
प्लाज्मा में वाटर होता है मेनली 90 से 92%। प्लाज्मा, हम लोग अभी फ़िलहाल प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो प्लाज्मा में वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन्स होता है 7 से 8%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है 1% और दूसरे सब्सटेंस होते हैं ट्रेसेस में। तो ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है इसमें कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक बार बस इसको देख लेना ये वाला सेक्शन, पर ये वाला थोड़ा सा अच्छे से देख लेना क्या क्या होता है। अदर सब्सटेंस में क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, फिब्रिनोजेन होता है, हार्मोन होता है, यूरिया होता है, ये सब। अब देखो, अब एक चीज़ हम बता रहे हैं, ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा से अगर हम लोग प्रोटीन फिब्रिनोजेन रिमूव कर दें तो जो चीज़ बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो अगर पूछेगा सीरम क्या होता है, तो सीरम जो ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दिए तो क्या बचा, प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा से भी हम लोग क्या हटा देंगे, प्रोटीन फिब्रिनोजेन। प्रोटीन फिब्रिनोजेन जब हम लोग उस प्लाज्मा से हटा देंगे तो जो चीज़ बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे सीरम। अब सेलुलर एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं। सेलुलर एलिमेंट्स में 3 चीज़, क्या क्या, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब इन तीनों का ब्रैकेट में हम लोग देख रहे हैं कि और नाम दे रखा है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों का तीनों नाम हम लोग को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये नाम इम्पॉर्टेंट है, इस नाम से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिर अगर हम लोग को सारा कुछ बात पता है रेड ब्लड सेल के बारे में, लेकिन अगर क्वेश्चन में एरिथ्रोसाइट दे दिया, अब हम लोग को पता ही नहीं कि रेड ब्लड सेल का एक दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये पता होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल को हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल को हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आज का लेक्चर ख़त्म होता है, पर याद रखना संडे को अलार्म सेट कर लो 7:30 का। ओके, बाय।